हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अब आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है मेटल एंड नॉन मेटल। इससे पहले एसिड, बेस और सॉल्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और उसके बाद में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले मेटल को डिस्कस करेंगे, देन लेटर वी विल गो ऑन नॉन मेटल। तो मेटल के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिफाइन, कि भाई कैसे हम उसको डिफाइन है वो कर सकते हैं। पर मेटल्स ऐसी चीज है कि जो आपने अपनी डेली लाइफ में खूब सारी चीजें हम मेटल्स की वो यूज कर रहे हैं, तो उनको अगर आप दिमाग में रखोगे तो आपको क्रैम है वो नहीं करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आयरन आपको पता है, गोल्ड आपको पता है, सिल्वर, प्लेटिनम और इसके अलावा जिंक, कॉपर, ये सारी जो मैक्सिमम चीज़ें हैं इनकी बनी हुई चीज़ें हैं, हम अपनी डेली लाइफ में खूब सारी है वो यूज़ कर रहे हैं। तो कोई भी एक एग्जांपल आप लेके चलो, ताकि आपको क्या है कि वहाँ पर बहुत इजी हो जाएगा इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझना, या इसके जो अभी जो डिफाइन बता रही हूँ इनको समझना क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। सोडियम, पोटेशियम, ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं यहाँ पर, और इनको हमें समझना है। एल्यूमिनियम, खूब सारे हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में काम में है वो ले रहे हैं। तो कोई भी एक एग्जांपल पकड़ लो और उसको अपने दिमाग में रखो तो बहुत इजी हो जाएगा यहाँ पर समझना। तो अब यहाँ पर पहले हम डिफाइन ले रहे हैं। तो डिफाइन के अंदर हम क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर कि मेटल्स है वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है। और अगर डिफाइन की फॉर्म में अगर आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो कि दोज एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन आर नोन एज मेटल। दोनों तरीकों से आप लिख सकते हो, मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया, इस वजह से मैंने डायरेक्ट लिख दिया मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा ये हो गया। सेकेंड पॉइंट मैं क्या बता सकती हूँ कि भाई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से यहाँ पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम सेकेंड पॉइंट में क्या बता सकते हैं कि दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट बना लिया, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल। केमिस्ट्री में एग्जाम्पल बहुत मस्त है, तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। चाहे कोई भी पेपर दे रहे हो, चाहे टेस्ट पेपर भी अगर आप देते हो, तो हमेशा आप ध्यान रखो कि वहां पर हमें एग्जाम्पल तो देना ही देना है, ताकि आपके कहीं पर भी मार्क्स से वो कट नहीं हो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे जनरल अगर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो मैंने लिखा वहाँ पर एम क्या होगा, कन्वर्ट होगा M प्लस, और क्या देगा वहाँ पर, इलेक्ट्रॉन है वो देगा। ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब क्या एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे सोडियम, मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया था, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कोई भी जो, क्योंकि सोडियम के ऊपर प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इस वजह से मैं इसको लेके चल रही हूँ। तो सोडियम है वो किस में बदलेगा, Na प्लस के अंदर, और क्या अपने में से रिमूव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव करेगा। तो Na कन्वर्ट हो गया Na प्लस के अंदर, प्लस आ रहा है, इस वजह से हमने इसको क्या कहा, इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये छोटे से 3 पॉइंट थे, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से। सबसे पहला था they have tendency to lose electron, सेकेंड पॉइंट था they are electropositive, थर्ड पॉइंट था एग्जाम्पल। तो अगर आपने इनको लिख लिया हो तो उसके बाद में हम नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या हो सकती है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर। मैं इसको रब कर रही हूँ यहाँ से। कॉपी हमेशा लेकर बैठा करो आप लोग, ताकि क्या है कि लिखते लिखते ही याद हो जाएगा आपको सारा। अब यहाँ पर अब हम लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये हो गया हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर सब पॉइंट हो गया। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि कहा था कि कोई भी एक एग्जाम्पल अपने माइंड में रखो। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया आयरन, उसको मैंने अपने दिमाग में, मतलब लोहा, तो उसको मैंने अपने दिमाग में रख लिया। तो अब उसके बेसिस पे मेरे को पॉइंट्स है वो बनाने हैं यहाँ पर। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट मेरे दिमाग में आना चाहिए उसको देखकर, तो जो मेटल है वो कौन सी फिजिकल स्टेट में दिख रहा है, सॉलिड। तो मैंने लिख दिया वहां पर कि ऑल मेटल्स आर जनरली सॉलिड। एक्सेप्शन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी हम अधिकतर मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो
हमने अभी सिर्फ जनरल पॉइंट डिस्कस करने हैं। तो अधिकतर मेटल्स कैसे हुए, सॉलिड हुए, या आपने एल्यूमिनियम ले लिया कि भाई आप कह रहे हो कि भाई हमें आयरन नहीं लेना, हमें कोई और लेना है, तो आप चाहे दूसरा ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, या सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, जो भी आपको पसंद है। तो वहाँ पर उन सब की फिजिकल स्टेट कैसी होगी, सॉलिड होगी। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई ये सॉलिड होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉलिड होने के साथ साथ हार्ड होते हैं। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, कुछ भी रटने जैसा नहीं है, यहाँ पर सॉलिड है और साथ ही साथ क्या है, हार्ड है। क्योंकि मतलब कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है, मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत पास होते हैं, इंटरेक्शन फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इजीली ऐसा नहीं कि एक हाथ मारा लोहे की टेबल को तोड़ दिया, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। तो वहाँ पर ये इनके अंदर हार्डनेस क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। अब थर्ड पॉइंट इसके अंदर हम ले लेते हैं। थर्ड पॉइंट अगर हम यहाँ पर लें तो यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं कि इनकी डेंसिटी है वो क्या होगी, डेंसिटी भी क्या होगी, हायर होगी। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भाई इनके मॉलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं, नियरर होते हैं, इस वजह से कॉम्पैक्ट पैकिंग होने की वजह से वहाँ पर इनकी डेंसिटी भी क्या होती, ज़्यादा होती। हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी जो मेटल्स होते हैं दे आर हाईली डेंस। अब उसके बाद में नेक्स्ट है कि इनके ऑक्साइड्स का नेचर, ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होगा। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, कि इनके जैसे अभी आप रिसेंटली पढ़कर आए हो एसिड, बेस और सॉल्ट, तो मेटल्स के ऑक्साइड का जो नेचर है वो हमेशा क्या होगा, बेसिक होगा। जैसे सोडियम है, सोडियम का अगर हम एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा हुआ, इट इज बेसिक इन नेचर। या मतलब जैसे अगर सोडियम ऑक्साइड, जैसे मैंने यहाँ पर ऑक्साइड की अगर बात कर रही हूँ तो सोडियम ऑक्साइड है, तो अगर उसकी वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस वजह से उसका नेचर हम कैसा कह सकते हैं, इट इज बेसिक। या फिर कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, आपको जो पसंद है वो ले लो, पोटेशियम ऑक्साइड ले लो, किसी की भी अगर हम रिएक्शन है वाटर से कराएंगे तो वहाँ पर डेफिनेटली वहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन ही बनेगा। इस वजह से हमने कहा कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। तो ये हमारा हो गया फोर्थ पॉइंट। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा मैलिएबिलिटी। अब ये मैलिएबिलिटी टर्म है वो वैसे तो 8th क्लास में आ चुका है, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से वापस बता देती हूँ कि मैलिएबिलिटी टर्म का मतलब क्या होता है कि मेटल्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स को हम बीट करके एक थिन शीट के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट है वो कर सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी, और मेटल्स को हम कहते हैं दे आर मैलिएबल। तो इसका पहले हम मीनिंग भी लिख लेते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है, क्योंकि 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन है वो बोर्ड में आ चुके हैं और हमें भी पता होना चाहिए यहाँ पर। तो मैलिएबिलिटी का मतलब हो गया कि दे कैन बी, दे का मतलब मेटल्स है ना, दे कैन बी कन्वर्टेड, दे कैन बी कन्वर्टेड, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, they can be converted into thin sheet by beating with hammer। भाई हथौड़ी से मार मार के हमने इसको क्या कर दिया, वहाँ पर पतला कर दिया। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, थिन शीट के अंदर उनको कन्वर्ट है वो कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, मैलिएबिलिटी है वो कहेंगे। अब देखा होगा आप लोगों ने कि भी जितने भी मेटल्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं कि थिन शीट के अंदर, पतली से पतली शीट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट है वो कर सकते हैं। थोड़े दिनों पहले मैंने आप लोगों को जो मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, वो वीडियो अपलोड करी थी। तो उसमें भी आप लोगों ने अगर देखा हो ध्यान से तो हमने गोल्ड फॉइल ली थी, मतलब एकदम बहुत पतली सी पन्नी जिसको हम बोल सकते हैं कि इतना पतला उसको, मतलब क्योंकि गोल्ड है वो मोस्ट मैलिएबल होता है। तो जितने भी जो मेटल्स हैं, जैसे टिन शीट आपने सुना है, और टिन शीट भी क्या एक तरीके से जो पतली शीट ही है जिसको हमने वहाँ पर बाहर, जैसे टिन साइकिल स्टैंड वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे, तो टिन शीट जनरली लगा रहता है। तो ये सब क्या है कि भाई इनको हम क्या कर सकते हैं कि पतली शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैसे करेंगे वो, इनको हैमर से बीट करके ही कर पाएंगे। तो इस वजह से ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, वहाँ पर मैलिएबिलिटी है वो कहलाएगी। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेंगे यहाँ पर कि भाई क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, सोनोरस।
तो अगर ये पॉइंट्स मैं इनको हटा रही हूँ, अब यहीं पर हम ले लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोनोरस। सोनोरस का मतलब है कि जैसे अब तो चलो इलेक्ट्रिक बेल है आ गई, पर एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, काफ़ी स्कूल्स में तो अभी जैसे हम लोगों के जैसे गवर्नमेंट स्कूल से तो जनरली देखा ही है आप लोगों ने, जो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, कि जो ओम जी पियोन है वो क्या करते हैं कि भाई जैसे ही बेल का टाइम होता है या छुट्टी का टाइम होता है, वो इस तरीके से एक जो लोहे का है उसको लकड़ी के उस से बीट करते हैं डंडे से, तो उसमें क्या बहुत ज़ोर से टन 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 की आवाज़ आती है। तो वो प्रॉपर्टी ही क्या कहलाती है, सोनोरस है वो कहलाती है। तो मेटल्स को जब भी हम स्ट्राइक करते हैं, चलो वो नहीं देखा है तो घर में कभी गलती से बर्तन गिर जाता है, मम्मी बाहर कि क्या गिरा, तो वो एकदम से टन करके जो आवाज़ आती है, तो वो भी बर्तन जब भी स्ट्राइक होगा बर्तन के ऊपर या मतलब कोई भी मेटल के ऊपर अगर हम स्ट्राइक करते हैं वुड के साथ में या किसी और मेटल के साथ में, तो वहाँ पर क्या होगा कि बहुत तेज साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सोनोरस है वो कहते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं सोनोरस। 6th पॉइंट हो गया यहाँ पर सोनोरस, थोड़ा साइड में। 6th पॉइंट हो गया सोनोरस। तो सोनोरस में लिख सकते हो ऑन बीटिंग ऑन या स्ट्राइकिंग ऑन स्ट्राइकिंग metal surface a loud sound is produced. This property is known as सोनोरस। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स हैं अगर आप इनके ऊपर स्ट्राइक करोगे तो वहां पर एक बहुत तेज साउंड है वो प्रोड्यूस होगी, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, वहां पर सोनोरस है वो कहेंगे। अब उससे नेक्स्ट और क्या है वो ले लेते हैं हम डक्टिलिटी। डक्टिलिटी भी प्रॉपर्टी है कि जितने भी जो मेटल्स हैं उनको हम एक थिन वायर के रूप में क्या कर सकते हैं, फॉर्म में हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, पतले से पतला तार है वो बना सकते हैं। तो जैसे गोल्ड और सिल्वर के तो जनरली देखे ही होंगे, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, जो देखा होगा आप लोगों ने, यूज़ भी करते हैं अधिकतर। चलो आजकल तो लड़के भी पहनते हैं कान के अंदर। तो जो गोल्ड के पतले से तार होते हैं जिनसे ईयरिंग वगैरह बनते हैं, तो वो आप लोगों ने यूज़ कर रखे हैं और आपको बहुत अच्छे से पता है। कॉपर के जो वायर्स होते हैं जो घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लगते हैं, तो कितने पतले पतले तार होते हैं। तो ये तार मेटल के ही बने हुए होते हैं और ये प्रॉपर्टी है वो कहलाती है डक्टिलिटी। आज से पहले हमें टर्म भले ही नहीं पता हो, पर अब हमें पता हो, मतलब याद हो जाना चाहिए कि भाई जब भी हम पतले तार देखें मेटल के तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए डक्टिलिटी। और जो मेटल्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, डक्टाइल है वो कहेंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं मेटल्स can be drawn in form of thin wire। थिन वायर की फॉर्म में उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। देखो अब एग्जाम में क्या है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको कुछ डिफाइन करना हो या किसी के बारे में बताना हो, तो हमेशा अभी से आप आदत बना लो, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि अगर आदत बन जाएगी तो क्या 12th वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोर्ड्स के एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमेशा जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप क्या करो, अंडरलाइन कर लो। जैसे यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ये मेन पॉइंट हो गया। यहाँ पर मेन पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर कि उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो जो भी वहाँ पर मेन पॉइंट्स हैं
उनको आप हमेशा हैबिट बना लो कि भाई वहाँ पर उनको तो हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना ही करना है। तो इससे क्या है कि भाई एग्जामिनर के पास में एक दिन में बहुत सारी कॉपीज़ है वो चेक करनी होती है। आप उसका जो ध्यान अपनी तरफ, क्योंकि पैराग्राफ कभी इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं पड़ता, इतना टाइम होता भी नहीं कि एक लाइन वहाँ पर पढ़ी जाए। तो जो जो चीज़ें हैं मेन पॉइंट्स की हमेशा नज़र रहती है कि कुछ मेन पॉइंट्स वो दिख जाए। तो अगर आप वहाँ पर उसको पहले से ही हाईलाइट करके रखोगे तो वहाँ पर क्या है कि भाई उसका काम भी ईजी हो जाएगा, प्लस आप लोगों को भी इसका बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो मिलता है। क्योंकि भाई काम है वो देखा जाता है कि अगर 2 कॉपीज़ हैं, एक में वहाँ पर पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा है, कहीं पर भी पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं लिखा है, और वहाँ पर जो आंसर्स है, क्योंकि पैरा में क्या है कि हम एक एक पॉइंट हो सकता है कि आपने लिखा हो बट वहाँ पर नज़र नहीं गई हो सकता है। तो हमें फॉल्ट में नहीं रहना है, हमें अपनी तरफ से क्या है कि पूरा ऐसा वर्क करना है ताकि हमारा 1/4 मार्क भी वहाँ पर कट है वो नहीं हो पाए। तो ये मेरा सजेशन था। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम ले लेते हैं जो प्रॉपर्टी है वो लस्चरस। जो मेटल्स होते हैं वो लस्चरस होते हैं। अब ये लस्चरस क्या चीज़ है? लस्चरस का मतलब होता है कि उनमें एक पर्टिकुलर शाइन होती है। जितने भी मेटल्स होते हैं, चाहे आप मतलब वहाँ पर गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, क्योंकि इनके ऑर्नामेंट से क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो शाइन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से उनके क्या कराए जाते हैं, ऑर्नामेंट से वो बनाए जाते हैं। जैसे अब वो आर्टिफिशियल भी जो बनते हैं, तो आर्टिफिशियल के अंदर भी क्या होता है कि वहाँ पर जैसे कॉपर है या मतलब जो जिनकी आर्टिफिशियल है उसमें यूज़ की जाती हैं, तो कॉपर मिक्स कर ले तो कॉपर में भी क्या होती है, शाइन तो होती ही है। तो वहाँ पर जितने भी जो ज्वेलरीज वगैरह बनती हैं तो वहाँ पर इन्हीं की मेटल्स की ही बनती हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होती है कि स्पेसिफिक शाइन होती है। पर एक्सेप्शन, मैंने जैसे कहा कि अभी हम एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी आप जनरल अगर हम देखें तो यहाँ पर सारे मेटल्स क्या होते हैं, लस्चरस है वो होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा 8th पॉइंट, लस्चरस। बहुत गर्मी है और बिना फैन के यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। हालत ख़राब हो रही है गर्मी की वजह से, बट क्या करें, बनाना तो है, ये बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए। लस्चरस, यहाँ पर लस्चरस का मतलब हो गया कि दे हैव, दे का मतलब वही हो गया मेटल्स, दे हैव शाइन, दे हैव शाइन। उनकी जो सरफेस है उसके ऊपर एक शाइन होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑर्नामेंट्स है वो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम के जनरली क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वो क्या होते हैं, बहुत सबसे ज़्यादा लस्चरस होते हैं। तो आंसर में आपको सिर्फ ये लिखना है बिकॉज दे हैव शाइन, दे आर लस्चरस। सिर्फ 2 लाइन से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो लस्चरस का मतलब हो गया दे हैव शाइन। अब उसके बाद में और इसके अंदर क्या पॉइंट हम लिख सकते हैं, जितने भी जो मेटल्स हैं, तो इसके अंदर एक कंडक्टर वाला है वो पॉइंट है वो रह गया है। तो कंडक्टर, गुड कंडक्टर, जनरली जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जो अपने में से करंट का फ्लो होने देते हैं। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हीट को आगे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर है वो कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि भाई मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो वायर्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि कॉपर वायर्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या करता है कि इजीली क्या करता है अपने में से जो करंट है उसको आगे फ्लो होने देता है। इसी वजह से वहाँ पर उसके वायर हम बना रहे हैं, तो वो क्या है, गुड कंडक्टर हो गया। एग्जाम्पल कॉपर का ही लिया क्योंकि वो आपने देख रखा है इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स उसमें, इसलिए। अदरवाइज बाकी जितने भी मेटल्स है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और एक्सेप्शन है यहाँ पर भी, पर मैं अभी यहाँ पर एक्सेप्शन डिस्कस नहीं कर रही हूँ। फिर मैंने कहा कि हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं, और ये आपने देख भी रखा है घरों के अंदर। जैसे अगर आप किचन में गए, कुछ भी गर्म कर रहे हो, पानी गर्म कर रहे हो, दूध गर्म कर रहे हो, और गलती से आपने बिना किसी प्लकर की सीधे डायरेक्ट है वो जो कंटेनर है उसको डायरेक्ट ही आपने टच कर लिया, तो वहाँ पर क्या होगा कि एकदम से आपका हाथ है वो जल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ कि भाई जो भगोनी है, ये जो कंटेनर है वो तो सिर्फ नीचे से गर्म हो रहा है, पर पूरी जगह उसकी हीट कैसे ट्रांसफर हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पार्टिकुलर जो हीट है वो आगे से आगे क्या होगी, ट्रांसफर होगी। इस वजह से चाहे वो नीचे से गर्म हो रहा है, बट
चारों तरफ उसके वो हीट है वो क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। तो चाहे आप ऊपर से पकड़ो तो भी आपको गर्म है वो लगता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहाँ पर हीट क्या हो रही है, आगे से आगे ट्रांसफर हो रही है। तो अगर हम बात करें कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो आप बता सकते हो कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जिनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि भाई मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ है वो क्या क्या होती है। तो इनको आपको पढ़ना है, समझना है। तो आज आप सिर्फ इनको लिखोगे और इनको ही समझोगे आप लोग। तो इसके बाद में हम नॉन मेटल्स लेंगे, उसके बाद में हम एक्सेप्शन के ऊपर है वो आएंगे। तब तक आप इनको समझिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए और देखिए अपने आसपास कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो देखने को मिल सकती है। वो हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है गर्मी की वजह से। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।